आज के वीडियो में हम लोग एयरलाइंस की 15 प्लस जॉब्स एंड उसके एग्जाम्स और उसकी सैलरी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स है जो आप एयरलाइंस में कर सकते हो। अगर आपको एरोप्लेन वगैरह एयरफोर्स की जॉब्स या एयरलाइंस की जॉब्स या प्राइवेट एयर हॉस्टेस वगैरह की जॉब्स बहुत पसंद आती हैं और आप जानना चाहते हो कि और कौन कौन सी जॉब होती है, वो मैं आपको बताऊं, तो आज का वीडियो आप ही लोगों के लिए है। 15 प्लस ऐसी जॉब्स बताने वाली हूँ और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जॉब के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है। ऐसी जॉब्स भी मैं आपको बताऊंगी जिसमें अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश अगर आपको बोलना भी ठीक से नहीं आता, लिखना भी ठीक से नहीं आता, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसी जॉब्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो जितनी तरह की जॉब्स होती हैं एयरलाइंस में सब हम डिस्कस करेंगे। टोटल 15 प्लस जॉब्स हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो पोस्ट का नाम क्या है, उस पोस्ट को कैसे हासिल करें, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा या कैसे उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तीसरा बात, उसकी सैलरी जानेंगे, कितनी तक सैलरी होती है, और ये भी जानेंगे गर्ल्स प्लस बॉयज़ किस में एलिजिबल है, किस में नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एयरलाइंस की जॉब्स के बारे में हम देखने वाले हैं, यानी कि अगर आप हवाई जहाज़ों में काम करना चाहते हो या उससे जुड़े डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो तो वो कौन कौन से काम हो सकते हैं, उनकी सैलरी कितनी मिलेगी और कैसे उन काम के लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सबके लिए मैं आपको बता देती हूँ, कम से कम आपका 12th पास होना ज़रूरी है। कुछ में ऐसा है कि 12th पास मैथ से ही होना चाहिए, कुछ ऐसे भी है जिसमें 12th पास अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताते चलूँगी वन बाय वन। सबसे पहली जॉब की अगर हम बात करें, सबसे पहली और सबसे आसान जॉब की, वो है ग्राउंड स्टाफ की जॉब। ग्राउंड स्टाफ की जो जॉब होती है, ग्राउंड स्टाफ की जॉब में आपको ग्राउंड पे काम करना होता है, यानी कि प्लेन के अंदर काम नहीं करना होता। ऐसा तो नहीं है ना कि एयरलाइंस की जो भी जॉब है वो प्लेन के अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आपको ग्राउंड स्टाफ के तौर पे भी काम करना पड़ता है, यानी कि ग्राउंड पे जो एयरपोर्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे आपको काम करने मिलेगा। ठीक है, ग्राउंड स्टाफ की जो जॉब होती है उसमें केवल और केवल 12th पास जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो और अच्छी बात है, आपको और अच्छी पोस्ट पे मिल जाएगा नौकरी। ग्राउंड स्टाफ में कई सारी पोस्ट है, जैसे कि कैटरिंग सर्विसेज, रैंप सर्विसेज, कैबिन सर्विसेज, पैसेंजर सर्विसेज, फील्ड ऑपरेशंस। इसके बाद आपका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारे ग्राउंड स्टाफ की पोस्ट होती हैं अलग अलग। ग्राउंड स्टाफ मतलब पूरे ग्राउंड पे जो स्टाफ है अलग अलग उनकी पोस्ट है ये। ठीक है, अच्छा, ये जो सारी पोस्ट है इनकी सैलरी थोड़ी थोड़ी अलग होती है और इनकी एलिजिबिलिटी भी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। इन जनरल बताऊँ तो आपका कम से कम 12 पास होना ज़रूरी है। किसी किसी में आपसे इंटरव्यू करवाया जाएगा, किसी किसी में इंटरव्यू नहीं होता है। डिफरेंट एयरलाइंस के अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन इतना आप जान के चलो, आपने 12 पास किया है तो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपका इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आए, इंग्लिश नहीं भी आता है तो भी आप इन जगहों पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सारी जो ग्राउंड स्टाफ की सर्विसेज हैं इसमें अगर इंग्लिश नहीं भी आता है तो मैक्सिमम सर्विसेज में आप अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश बोलना इसमें कोई कंपलसरी वाली बात नहीं है। सो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छी खबर है। ठीक है, और इसमें बायो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैथ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका मैथ ही होना चाहिए। ठीक है, लड़का हो लड़की हो सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। सो सबसे बेसिक ये जॉब थी ग्राउंड स्टाफ की जॉब, जिसमें सभी लोग लगभग एलिजिबल हैं और आपका 12th पास होना चाहिए। मिनिमम एज 17 या 18 साल होना चाहिए। अलग अलग एयरलाइंस अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी रखते हैं, कोई 17 साल पे ले लेता है, कोई 18 साल पे ही लेता है। सो एयरलाइंस वाइज आपको पता करना होगा, जैसे आप जानते हो ना, एयर इंडिया है, डेक्कन इंडिया है, ऐसे अलग अलग एयरलाइंस होती हैं, उनकी हल्की फुल्की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। जो कॉमन बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी आपका मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 40,000 तक इसमें जाती है। ठीक है, ये हमारी पहली बात थी। इसके बाद जो दूसरा है हमारा वायुसेना। वायुसेना में जाने के आपके 3 तरीके हैं। नंबर 1 है आपका एनडीए। एनडीए में क्या होता है, एयरफोर्स जॉब आपको मिलती है। सो हम दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं एनडीए पे, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक एग्ज़ाम होता है जिसे आप देने के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकते हो और वहाँ से चुन सकते हो कि आपको वायुसेना में जाना है। नेशनल डिफेंस एकेडमी पे मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखा है और बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है इसकी। शॉर्ट में बता पाना संभव नहीं है, शॉर्ट में आप देखोगे तो आप यूँ समझो कि आप उसकी कुछ भी गहराई नहीं जान रहे हो। सो एनडीए पे मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, आपके लिए सब जानना ज़रूरी है। अगर आप वायुसेना में जाना चाहते हो तो ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। एनडीए की पूरी डिटेल्स मैंने बता रखी है, A to Z, कुछ भी बाकी मैंने नहीं रखा है। ठीक है, लड़का भी जा सकते हैं, लड़की भी जा सकती है। 12th में बायो वाले भी जा सकते हैं, मैथ वाले भी जा सकते हैं। और इसमें आप
लेकिन आर्ट्स वाले नहीं जा सकते, ठीक है। बायो वाले, मैथ वाले दोनों लोग एलिजिबल है, लेकिन आर्ट्स वाले एलिजिबल नहीं है। प्लस अगर मैं बात करूँ, इसमें लड़का हो या लड़की हो सभी एलिजिबल है, ठीक है। आपकी सब बात समझ में आ गई। 12th पास के तुरंत बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम उम्र इसमें 16.5 साल होती है, मैक्सिमम उम्र 19.5 साल, इसी के बीच आपको अप्लाई करना होता है। इससे ज़्यादा कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिटेल्स के लिए आप वीडियो देख सकते हो। इसमें अगर सैलरी की बात करूँ तो 1,00,000 1.5 लाख तक भी सैलरी जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे जा रहे हो। इसमें कई सारी पोस्ट होती हैं अलग अलग, किस पोस्ट पे आप जा रहे हो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी 50,000 होगी या 1.5 लाख तक होगी। 1.5 लाख तक सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होती है, ठीक है। मिनिमम 50,000 डिपेंड्स ऑन पोस्ट, और 1.5 लाख वाली सैलरी भी मिनिमम है। इससे जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस होती जाएगी 2-2.5 लाख तक भी सैलरी पहुंचती है, ठीक है। ये हो गया हमारी एनडीए की बात। तीसरी अगर हम बात कर लेते हैं, वो भी वायुसेना में जाने के लिए है, वो होता है एएफ कैट एग्जाम, ठीक है। एएफ कैट एग्जाम भी जो होता है वो वायुसेना में जाने के लिए होता है। ये भी आप 12th पास करने के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद है सीडीएस एग्जाम। सीडीएस एग्जाम के थ्रू भी आप वायुसेना में जा सकते हो। अगर आपको सीडीएस और एएफ कैट की पूरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करना, क्योंकि एनडीए की तरह सीडीएस और एएफ कैट भी बहुत मतलब विस्तृत है, ठीक है। वायुसेना में जाने की पूरी प्रोसेस इतनी आसान नहीं है। ये जो एग्जाम है वो मुझे बहुत डिटेल में समझाने पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि हल्का हल्का आपको बता दूं और झूठी लालसा आपको दे दूं। ये दोनों एग्जाम भी ऐसे ही हैं एनडीए की तरह, जिससे मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा। सो अगर आप एएफ कैट एंड सीडीएस में वीडियो चाहते हो, आप उसके लिए कॉमेंट कर देना। कुछ ही दिनों के अंदर ही आपको एएफ कैट एंड सीडीएस पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ये तीनों ही एग्जाम वायुसेना के लिए है, ठीक है। तो टोटल 4 हम बात कर चुके। पहला हम ग्राउंड स्टाफ की बात कर चुके, दूसरा एनडीए वायुसेना की बात कर चुके, तीसरा हम एएफ कैट वायुसेना की बात कर चुके, चौथा हम सीडीएस वायुसेना की बात कर चुके। 5वें पे आ जाते हैं। 5वां है हमारा कैबिन क्रू जॉब। बहुत ही फेमस जॉब होती है कैबिन क्रू जॉब। कैबिन क्रू का मतलब होता है कि जो लोग फ्लाइट के अंदर काम करते हैं, मतलब एरोप्लेन है, एरोप्लेन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं पायलट के अलावा, और जो पायलट के असिस्टेंट हैं उनके अलावा, जो पैसेंजर्स के साथ डील कर रहे हैं, उन्हें हम कैबिन क्रू मेंबर्स कहते हैं। कैबिन क्रू लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कैबिन क्रू सिर्फ लड़की ही हो, लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका इंग्लिश बोलना आना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो एयरलाइंस पे लोग जा रहे हैं ज़रूरी नहीं है सिर्फ हिंदी ही बोलते हो। वो साउथ के लोग भी हो सकते हैं जिन्हें हिंदी का कुछ भी ना आता हो सकता है वो ऐसे लोग हो जिन्हें मतलब बिल्कुल ही हिंदी नहीं आती। उनके या तो उन्हें रीजनल लैंग्वेज आती है या तो उन्हें इंग्लिश आती है। सो वहाँ आपका इंग्लिश बोलना काफ़ी कंपलसरी हो जाता है। इसलिए कैबिन क्रू की जॉब के लिए इंग्लिश बोलना आना चाहिए। नहीं आता है तो आप कोर्स करके सीख भी सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग, कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। इसमें जाने के लिए आपको 12th पास करना होगा। 12th पास करने के बाद इंग्लिश बोलना आना चाहिए। इंग्लिश बोलना आता है तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो लोग ट्रेनिंग देंगे, आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन तब जब अगर आप डायरेक्ट जाते हो यहाँ पे तो आपकी सैलरी 20 से 25,000 तक मिनिमम होगी। इससे ज़्यादा सैलरी उठने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप 12th करने के बाद कोई एविएशन कोर्स कर लेते हो, एविएशन कोर्स यानी कि एयरलाइन से जुड़े कोर्सेज कर लेते हो, जैसे कि बीबीए, ठीक है, बीबीए एविएशन कर सकते हो, बीएससी एविएशन कर सकते हो, बीए एविएशन कर सकते हो। ऐसा कुछ कोर्स अगर आप कर लेते हो तब जाते हो, तब जाने के बाद आपकी सैलरी मिनिमम 30-40 हज़ार होती है। सो आपको ग्रेजुएशन करके जाने पे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आपको जॉब की जल्दी है तो डायरेक्ट भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए और 12th पास होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अच्छा, इसमें सैलरी की बात मैंने कर ही दी आपसे। इसमें लड़का भी जा सकता है, लड़की भी जा सकती है, बायो मैथ किसी भी स्ट्रीम से हो आप जा सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एयर हॉस्टेस एंड स्टीवर्ड की। देखो, लड़कियों को एयर हॉस्टेस कहा जाता है, लड़कों को स्टीवर्ड कहा जाता है, ठीक है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस मेल फीमेल का फ़र्क है। जैसे कि अगर फीमेल टीचर हो तो उसे हम मैडम कहते हैं, मेल टीचर हो तो उसे हम सर कहते हैं। सो इसी तरह से अगर फीमेल काम कर रही है तो उसे एयर हॉस्टेस कहते हैं, मेल काम कर रहा है तो उसे स्टीवर्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का काम क्या होता है? काम सब बिल्कुल सेम है। पैसेंजर्स को सारा सामान पहुँचाना, पैसेंजर को इंस्ट्रक्शन देना कि आप अपनी सीट बेल्ट ऐसे बांधिए, आप अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ रखिए, फ़्लाइट मतलब टेक ऑफ करने वाली है, फ़्लाइट लैंड करने वाली है, ये सब चीज़ें काम करना होता है उन्हें। यानी कि पैसेंजर को गाइड करना होता है कि आपकी सीट यहाँ पे है, आप यहाँ पे बैठिए, खाना पहुँचाना है उन तक, पानी चाहिए पानी पहुँचाना है, अगर वो बुला रहे हैं तो उनकी हेल्प करनी है। सिर्फ यही काम होता है एयर हॉस्टेस का और स्टीवर्ड का। और ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस लड़का और लड़की का फ़र्क है, ठीक है। सो लड़कियाँ एयर हॉस्टेस बनते हैं, लड़के स्टीवर्ड बनते हैं।
बात समझ में आती है। सो इसके लिए भी आपका 12th पास होना ज़रूरी है। डिटेल्स के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, स्पेशली एयर हॉस्टेस पे हमने बना रखा है। स्टीवर्ड पे चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, हम लोग स्टीवर्ड पे भी बना देंगे। है बिल्कुल सेम, थोड़ा थोड़ा सा अंतर पड़ता है। स्टीवर्ड पे चाहिए होगा डिटेल तो आप बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जॉब आती है। इसका क्या होता है, इसमें आपका 12th मैथ से होना ज़रूरी है और प्लस आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन किस में, जैसे कि ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल। अब ग्रेजुएशन में आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीएससी कर रखा है या बीटेक कर रखा है, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसमें आपका मैथ्स होना काफ़ी ज़रूरी है। कई जगहों पर बिना मैथ वालों को भी ले लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस में आपका मैथ होना ज़रूरी मांगता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की आप जॉब कर लेते हो। ये लोग क्या करते हैं मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे देखो, ये लोग क्या होता है, जैसे मान लो प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं तो कि मतलब रोड पे ही भीड़ होती है। रोड पे जैसे ट्रैफिक पुलिस काम करता है ना, बताता है कि गाड़ियों को अच्छा इधर वाले पहले जाओ, फिर इधर वाले जाओ, ऐसे ऐसे बताता है। या फिर सिग्नल लगे होते हैं, रेड ग्रीन लाइट लगी होती है, येलो लाइट लगी होती है, उससे लोगों को पता चलता है कि कब रुकना है, कब चलना है। लेकिन हवा में ऐसा कुछ तो लगा नहीं होता कि सिग्नल लगा हो, तो वहाँ पे लोग हेडफोन्स पहनते हैं और उनके कानों में उन्हें गाइड किया जाता है कि आपको इस तरफ जाना है, आपको इस तरफ जाना है, अब लैंड करना है, अब नहीं लैंड करना है, या आगे टावर आ रहा है, आप फ्लाइट को थोड़ा ऊपर करो। मतलब ये सारी चीज़ें उन्हें बताई जाती है कि वेदर कंडीशन कैसी चल रही है, आपको किधर से जाना है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई जाती है। सो ये सारी चीज़ें जो बताने वाले हैं वो होते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एक समय पे एक ही, तो ऐसा नहीं है कि एक ही विमान उड़ रहा है, बहुत सारे विमान उड़ रहे हैं, तो ऐसा ना हो आपस में टकरा जाए। आपने शायद ही कभी सुना हो कि 2 विमान आपस में टकरा गए, ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बहुत अच्छी पोजीशंस पे वहाँ होते हैं और टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं उन सबको। सो हवा में जल्दी विमान टकराते नहीं है, ऐसा शायद ही कभी आपने सुना हो, मैंने तो नहीं सुना, ठीक है। अच्छा, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम होता है ट्रैफिक पुलिस की तरह। जैसे धरती पे ट्रैफिक पुलिस होते हैं, वैसे वायु वाले में मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं। इनकी सैलरी की बात करें तो 50,000 से 80,000 तक होती है। नेक्स्ट होते हैं एयरपोर्ट मैनेजर। एयरपोर्ट पे जो मैनेजर का काम करते हैं, जो सब कुछ मेंटेनेंस देखते हैं, वहाँ सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सो उसे हम कहते हैं एयरपोर्ट मैनेजर। जैसे एक स्कूल का मैनेजर होता है, स्कूल की व्यवस्था चेक करता है, जैसे एक बैंक का मैनेजर होता है, बैंक की व्यवस्था चेक करता है, वैसे ही एयरपोर्ट मैनेजर एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट की व्यवस्था को चेक करते रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसके पास लोग आते हैं इसे रिजॉल्व करवाने के लिए। सो एयरपोर्ट मैनेजर का सिर्फ इतना सा काम होता है। एयरपोर्ट मैनेजर बनने के लिए आपको पहले 12th पास करना होगा। 12th पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा एविएशन के फील्ड में, जैसे कि बीबीए, बीएमएस, ऐसा कुछ आपको करना होगा। सो कई सारी एयरलाइंस है जो आपको ग्रेजुएशन के बेस पे ही ले लेंगी आपको, और आपका जो मतलब जॉब है वो लग जाएगा। और कुछ ऐसी एयरलाइंस है जो बहुत फेमस एयरलाइंस है, इंटरनेशनल एयरलाइंस है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगता है, जैसे कि एमबीए मांगता है कि आप एविएशंस में मास्टर्स कोर्स किए रहो, ठीक है। सो ये सारे कोर्सेज मांगे जाते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी एयरलाइंस में जॉब कर रहे हो। अब आप कहोगे मैम इंटरनेशनल एयरलाइन में क्या फ़र्क है और दूसरी एयरलाइन क्या होती है। सो देखो बच्चों, 2 तरह की एयरलाइंस होती है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब जो अपने ही कंट्री में घूम रही है, जैसे कि लखनऊ से दिल्ली गए, दिल्ली से कर्नाटक गए, ठीक है, या मतलब दिल्ली से हैदराबाद चले गए, हैदराबाद से आप आ गए कानपुर आ गए, ठीक है। सो ये सारे क्या है, ये आपके डोमेस्टिक है, इंडिया के अंदर ही घूम रहे हैं फ्लाइट्स। लेकिन अगर आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, आप इंडिया से रशिया जा रहे हो, आप इंडिया से यूएस जा रहे हो, या यूएस से आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, सो ये सारी एयरलाइंस कौन सी है, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस। सो इंटरनेशनल एयरलाइंस में ना जो डिग्री है वो थोड़ी सी हाई मांगी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे आप इंटरनेशनल वे में डील करने जा रहे हो, वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है एक तरह से। सो जो भी मैं आपको डिग्री बता रही हूँ वो इंटरनेशनल में आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और डिग्री भी ज़्यादा आपसे मांगी जाएगी। और वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज का, भाषाओं का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पीपल आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। सो 2 देशों की भाषा आपको आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको डिप्लोमा करना पड़ता है किसी लैंग्वेज में अगर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम करना है। सो सेम मैं बात यहाँ कर रही हूँ कि एयरपोर्ट मैनेजर अगर आप डोमेस्टिक हो सो आपका ग्रेजुएशन से भी काम चल जाता है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल जगह पे एयरपोर्ट मैनेजर बन रहे हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम करने जा रहे हो, तो आपकी सैलरी तो 1.5 लाख 2 लाख तक हो जाती है और आपके लिए MBA मांगा जाता है, ठीक है। और अगर आप BBA करके जा रहे हो तो आपकी सैलरी 80,000 से 1 लाख तक रहती है, ओके। आगे बढ़ते, इसके बाद होता है एयर मार्शल। एयर मार्शल का क्या काम होता है, जैसे मान लो प्लेन हाईजैक हो गया, कभी आपने कई बार सुना होगा प्लेन हाईजैक होगा, आतंकवादियों ने घेर लिया, प्लेन के अंदर ही आतंकवादियों ने बंधक बना दिया लोगों को, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो प्लेन के अंदर ही चल रही है,
ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में एयर मार्शल काम में आते हैं, वो गाइड करते हैं कब क्या कैसे करना है, वो सारी प्लानिंग करते हैं कि कैसे प्लेन को बचाना है, क्या गाइडेंस देनी है, ठीक है। ये सारा काम हमारे एयर मार्शल का होता है। सो जो एयर मार्शल है उसका सिर्फ इसी इमरजेंसी रोल्स में आता है, बाकी उनका कोई काम नहीं है। उनके लिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, मतलब 12th पास के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, एविएशन कोर्स में ही ग्रेजुएशन होना चाहिए। 12th आपने ज़्यादातर मैथ वालों को प्रीफर किया जाता है यहाँ, बाकी बायोलॉजी भी हो तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है। और एयरपोर्ट मैनेजर में भी मैथ वालों को प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन। एयर मार्शल में ग्रेजुएशन करने के बाद आपको एयर मार्शल की ट्रेनिंग करनी होगी। ट्रेनिंग करने के बाद ही आप एयर मार्शल बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते, ठीक है। और ट्रेनिंग आपको किसी एविएशन स्कूल से करनी होगी, किसी भी मतलब एविएशन जो कॉलेज है वहाँ पे अगर एयर मार्शल की ट्रेनिंग होती है तो आप कर सकते हो, फिर आप एयर मार्शल के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। इसमें भी आपको थोड़ी बहुत भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो इंटरनेशनल भाषाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए, और अगर आप नेशनल एयरपोर्ट पे हो तो कम से कम हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। इसकी सैलरी अगर बात करें तो 80,000 से 1 लाख तक सैलरी होती है, डिपेंड करता है एयरलाइंस पे। किसी एयरलाइंस में 80,000 होगा, किसी एयरलाइंस में 70 होगा, किसी में 1 लाख तक हो सकता है, ये लगभग चलता रहता है। नेक्स्ट है एविएशन सेफ्टी इंस्पेक्टर। एविएशन सेफ्टी इंस्पेक्टर का क्या काम होता है, जैसे मान लो फ्लाइट उड़ान भरने वाला है तो फ्लाइट उड़ान भरने से पहले चेक किया जाता है कि उसकी सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं ठीक है, जैसे कि उसमें फ्यूल प्रॉपर है कि नहीं है। अगर फ्यूल नहीं होगा, फ्यूल मतलब एक तरह से ऑयल, कहीं कहीं ऑयल लगता है, कहीं कहीं गैसेस लगती हैं, सो जो भी चीज़ें उसके लिए ज़रूरत है उड़ान भरने के लिए, वो सारी ज़रूरतों की चीज़ उसके अंदर है कि नहीं है, टेक्निकल सारा कुछ सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसा है कि मतलब कुछ उसका नट बोल्ट ढीला है, उसके टायर्स अच्छे से नहीं खुल रहे, मतलब या फिर उसमें फ्यूल्स प्रॉपर नहीं है, तो ये सारा चेकअप करने का काम होता है एविएशन सेफ्टी इंस्पेक्टर का। हर बार फ्लाइट जब उड़ान भरने वाला होता है उसके पहले चेकअप पूरा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर वायु में कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई हेल्प करने वाला नहीं होता और बहुत कम लोग बचते हैं, इसलिए एयरलाइन सेफ्टी में बहुत खर्च करना पड़ता है, ठीक है। सो एविएशन सेफ्टी मैनेजर का यही काम, इंस्पेक्टर का यही काम होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ वाले जा सकते हैं, इसमें बायोलॉजी नहीं जाते क्योंकि टेक्निकल फील्ड है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें आपका 12th पास होना चाहिए। 12th पास के बाद आपने BBA इन एविएशन किया होना चाहिए, इसके बाद मास्टर्स की भी ज़रूरत होती है, या फिर आपने अगर बीटेक कर रखा है इन एविएशन तो भी आप एलिजिबल हो। इसके लिए आपकी जो सैलरी होती है वो 80,000 से 1 लाख के बीच में होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एयरक्राफ्ट मैकेनिक। एयरक्राफ्ट मैकेनिक का भी ये काम होता है कि अगर कुछ गड़बड़ है एयरक्राफ्ट में तो उसको मैकेनिक की तरह ठीक करना। जैसे आप जानते हो बाइक में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मैकेनिक होते हैं उसे ठीक करते हैं, वैसे अगर विमान में कुछ गड़बड़ हो गई है तो उसे जो ठीक करने वाले होते हैं उसे हम एयरक्राफ्ट मैकेनिक कहते हैं। ये भी आपके सिर्फ और सिर्फ मैथ वाले बन सकते हैं। 12th में आपका मैथ होना चाहिए, प्लस इसके बाद आपने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कर रखी हो, चाहे वो BSc कोर्स हो या BTech कोर्स हो, आपने वो कर रखा हो, यानी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, तभी आप इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम सैलरी 80,000, मैक्सिमम सैलरी 2 लाख तक होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है आपका पायलट। अगर आपको ये जानना है पायलट कैसे बने तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, पायलट के बारे में हम डिटेल वीडियो बना देंगे। हालांकि फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। कॉमर्शियल एयरलाइन पायलट जो होते हैं, कई लेवल के पायलट होते हैं, मैं पायलट वाली वीडियो में अपनी डिटेल में बस समझाऊंगी क्योंकि ये लंबी प्रोसेस है। सो पायलट की जो सैलरी होती है वो आपकी जो होती है वो मिनिमम 2 लाख से लेकर के 4-5 लाख रुपए महीने तक होती है। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम कर रहे हो तो 5-6 लाख रुपए महीना तक जाती है, ठीक है। सो ये सैलरी होती है आपकी कॉमर्शियल पायलट की। पायलट भी अलग अलग लेवल के होते हैं, स्टूडेंट पायलट होते हैं, प्राइवेट पायलट होते हैं, फिर कॉमर्शियल पायलट बनते हैं। सो इसके लिए आपको समय देना पड़ता है, यानी कि जब आपने पायलट का कोर्स सीख लिया उसके बाद आपको कम से कम 3-4 साल का समय देना होगा, तब जाके आप कॉमर्शियल पायलट बनते हो। पायलट की पूरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम लोग उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। देखो, एक होते हैं एयरक्राफ्ट मैकेनिक, एक होते हैं मेंटेनेंस इंजीनियर। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इंजीनियर थोड़ा ऊपर लेवल के होते हैं, मैकेनिक थोड़ा नीचे लेवल के होते हैं, मतलब लेवल का फ़र्क है और सैलरी का फ़र्क है, ठीक है। काम सेम है कि एयरक्राफ्ट में अगर कोई खामियाँ आई है तो उसको सही करवाना, ठीक है। अच्छा, इसमें के लिए आपको 12th पास करना होगा। 12th पास करने के बाद 3 साल का कोर्स करना होगा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में। ये कोर्स है, बीटेक का कोर्स भी होता है, BSc का कोर्स भी होता है इसके लिए। सो आपको ये 3 साल का कोर्स करना होगा। कोर्स करने की फीस जो है वो आपकी 4 लाख से 6 लाख रुपए तक होगी, और इसमें आपका 12th में PCM होना ज़रूरी है। 12th में अगर PCM नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लड़का हो लड़की हो, सभी कोर्सेज के लिए लड़का और लड़की सब एलिजिबल है, ठीक है। अच्छा,
सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी आपकी कम से कम 70,000 और मैक्सिमम सैलरी आपकी 3 लाख तक जा सकती है पर मंथ। जितनी भी सैलरी मैंने बताई है पर मंथ के हिसाब से बताई है, यानी कि हर महीना वाइज सैलरी मैंने आपको बताई है। इसके बाद होता है फ्लाइट इंस्पेक्टर। फ्लाइट इंस्पेक्टर की जो जॉब होती है, फ्लाइट इंस्पेक्टर में क्या होता है कि आपको कुछ करना नहीं होता, बस चेक करना होता है, टाइम टू टाइम चेक करना होता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं थी। जैसे मान लो कुछ मैकेनिक है, मैकेनिक ने काम किया, काम करने के बाद ज़रूरी थोड़ी है कि उसने काम सही ही किया हो। अगर सब कुछ उन्हीं पे डाल दिया जाए, कोई चेक करने वाला ना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उस मैकेनिक ने सही काम किया हो। सो एक चेकिंग वाले होते हैं। जैसे आप जानते हो कई बार ऐसा होता है कि बसेस चलती हैं, बसेस में ड्राइवर होते हैं, वो टिकट काटते हैं, टिकट कलेक्टर होते हैं और ड्राइवर होते हैं। टिकट कलेक्टर टिकट काटते हैं। सो रास्ते में बीच में कोई इंस्पेक्टर आता है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, वो चेक करता है कि वास्तव में उसने जितने लोग बैठे हैं उनकी टिकट काटी है कि नहीं काटी है। हाँ, तो ये जो होते हैं वो इंस्पेक्टर होते हैं, खाली चेकिंग का काम करते हैं। सो फ्लाइट इंस्पेक्टर का खाली चेकिंग का काम होता है कि सब कुछ ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, बस चेक करेंगे। वो लोग काम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ कमी रहेगी वहाँ बताएंगे देखो ये काम आपने नहीं किया है, बस इतना सा उनका काम होता है। ठीक है, ये खाली सुझाव देते हैं और चेक करते हैं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। फाइनल चेकिंग यहाँ से हो जाती है, उसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ करती है। सो फ्लाइट इंस्पेक्टर का यही काम होता है। फ्लाइट इंस्पेक्टर बनने के लिए भी आपका 12th में मैथ्स होना जरूरी है और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एविएशन फील्ड में। चाहे आपने BSc कर रखा हो, BBA कर रखा हो, BA कर रखा हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके बाद इसकी सैलरी की बात करें तो 25,000 से लेकर के 40,000 तक इसकी सैलरी होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट की हम बात कर लेते हैं कस्टमर सर्विस एजेंट। आप जानते हो कि हर डिपार्टमेंट में कस्टमर सर्विस वाले होते हैं। एक अगर आप वाईफाई तक लगाने जा रहे हो तो उसमें कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होता है, यानी कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस सर्विस डिपार्टमेंट से वो कांटेक्ट करें। ये आपके मतलब कॉल सेंटर के थ्रू भी होता है, ये आपका मतलब ऑफलाइन विजिट पे भी होता है। जैसे मान लो कस्टमर सर्विस वाले काम कर रहे हैं, किसी का फ़ोन आया तो वो फ़ोन उठा के जवाब देंगे कि हाँ चलिए ठीक है, ये प्रॉब्लम थी, हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम उसे सही कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये होता है कि आप एयरपोर्ट पे हो, एयरपोर्ट पे होने पर आपको कोई असुविधा आ रही है तो भी आपको कस्टमर सर्विस वालों के पास भेजा जाएगा कि आप उनसे उनका सॉल्यूशन बता दो, हेल्प सेंटर जिसे आप कहते हो। सो कस्टमर सर्विस एजेंट का यही काम होता है कि पैसेंजर की किसी भी तरह हेल्प करना, कॉल के थ्रू या मतलब जो आया है उसकी हेल्प करना, इस तरह से काम होता है। ये डेस्क जॉब होती है, आपको बैठ के अपना काम करना होता है। कस्टमर आपके पास आएंगे आपकी हेल्प लेने, या तो कॉल करेंगे आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, इस तरह से काम होता है कस्टमर सर्विस एजेंट्स का। इसके लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश अगर नहीं आती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको बातचीत करना है। जितने भी बातचीत करने वाले काम मैंने बताए हैं उसमें इंग्लिश आना मस्ट है। इंग्लिश नहीं आ रही है तो फिर आप मतलब बोलना आना चाहिए। इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा तो फिर आपको ये जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इसमें सब में जितने भी बोलने वाली जॉब बताई, बातचीत वाली मैंने जॉब बताई, उसमें इंग्लिश आना कंपलसरी है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों एलिजिबल है। गर्ल्स को ज़्यादा मतलब जगह लिया जाता है, ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। 12th के बाद आपका ग्रेजुएशन हो चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे आप BSc कर रखे हो, BBA कर रखे हो, चाहे आप केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, किसी से भी आपने BSc कर रखा है, आप सब लोग एलिजिबल हो। ठीक है, और किसी अदर सब्जेक्ट में आपने डिप्लोमा कर रखा है, जैसे मान लो आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है, रशियन आती है, तो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी काम कर सकते हो। नेशनल एयरपोर्ट पे काम करने की जो सैलरी होती है वो 20,000 से 50,000 होती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये सैलरी आपकी 80,000 तक हो सकती है। ठीक है, सो ये सारी जॉब्स मैंने आपको बता दी जो एयरलाइंस में आप कर सकते हो। जितने तरह की जॉब्स पॉसिबल थी मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है मुझसे कुछ छूट गया तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, ताकि अदर स्टूडेंट्स का भी इससे बेनिफिट हो। ठीक है, विद सैलरी आप मेंशन करना ताकि और ज़्यादा बेनिफिट हो। ये सारी चीज़ें थी जो मेरे ये सारी जो जॉब्स है एयरलाइन से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट्स में मेंशन करना। एयर हॉस्टेस की जॉब आप देख सकते हो। एयर हॉस्टेस और NDA का वीडियो मैंने बना रखा है, वंस अगेन मैं रिवाइज कर रही हूँ, लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सारी जॉब्स की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको CDS और AF कैट पे वीडियो चाहिए या पायलट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम लोग इस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।